इंदिरा गांधी को कोर्ट ने वोट चोरी के आरोप में उनको अपने पद से हटाने का आदेश दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, पूरे देश को अराजकता में धकेल दिया, इमरजेंसी लगा दिया, पत्रकारों तक पे बैन लगा दिया। जब जब बिहार में बैलेट से चुनाव होता रहा तब तक लालू यादव जीतते रहे। जिस दिन ईवीएम आ गया वो चुनाव हार गए। क्यों हारे? क्योंकि उनकी चोरी नहीं चली, उनकी गुंडागर्दी नहीं चली। आज वो समय नहीं है कि सीएम हाउस से अपराध गढ़े जाते थे और अपराधी को बचाए जाते थे। ठेकेदार का काम है वो अपना किसी प्रकार ठेकेदारी पैसा कमा के अपना टेंडर पास करा के पैसा पास करा के वो चला जाएगा, लेकिन जिस हिसाब का काम होना चाहिए उस हिसाब का काम नहीं हुआ है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव की खास करके बात करेंगे तो लगातार विरोधियों के द्वारा चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा जा रहा है। इस बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी है प्रभात मालाकार, इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से बिहार में इसी साल चुनाव होना है, किसी वक्त चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन लगातार जो है चुनाव आयोग पर निशाना जो है वो साधा जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी जिन शब्दों का प्रयोग बराबर करते आ रहे हैं, वो संविधान का हमेशा प्रयोग करते हैं, जनादेश का हमेशा प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र का हमेशा प्रयोग करते हैं, और ये तीनों शब्द राहुल गांधी और कांग्रेस के शब्दकोश में है ही नहीं। सबसे ज़्यादा इस देश को अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का किसी ने काम किया तो राहुल गांधी और राहुल गांधी के पूर्वजों ने किया। वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। आप बताइए कि 1947 में प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनको कितने वोट आए थे पूरा देश जानता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितने वोट आए थे? 12 वोट आए थे, उनको 3 वोट आए थे, इनको प्रधानमंत्री नेहरू जी बन गए। पहला वोट चोरी। दूसरा वोट चोरी, पूरे देश का सबसे पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ। मौलाना आज़ाद को जिताने के लिए नेहरू जी ने क्या क्या नहीं किया। डीएम से जीते हुए उम्मीदवार को हराकर और मौलाना आज़ाद को, जो उम्मीदवार 20,000 वोट से जीत गया था, उसको हराकर मौलाना आज़ाद को लोकसभा का चुनाव जिताया। खुद इंदिरा गांधी को कोर्ट ने वोट चोरी के आरोप में उनको अपने पद से हटाने का आदेश दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, पूरे देश को अराजकता में धकेल दिया, इमरजेंसी लगा दिया, पत्रकारों तक पे बैन लगा दिया। किसने नहीं किया भाई? कांग्रेस के पूरे A to Z के लोगों ने वोट चोरी किया। आप याद कीजिए कि जब जब बिहार में बैलेट से चुनाव होता रहा तब तक लालू यादव जीतते रहे। जिस दिन ईवीएम आ गया वो चुनाव हार गए। क्यों हारे? क्योंकि उनकी चोरी नहीं चली, उनकी गुंडागर्दी नहीं चली। तो ये लोग किस मुंह से वोट चोरी का आरोप लगाते? और विश्व की सबसे बड़ी अगर चुनाव आयोग संस्था कोई है तो वो भारत की। सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग में कर्मचारी भारत में है। सबसे ज़्यादा 90 से 95 करोड़ वोटर इस देश में हैं। और जहाँ जहाँ ये लोग चुनाव जीत जाते हैं, आप देख लीजिए कि ये लोग महाराष्ट्र में चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम दोषी हो जाता है, चुनाव आयोग दोषी होता है। हिमाचल में क्यों नहीं दोषी होता है? कर्नाटक में क्यों नहीं दोषी होता है? पंजाब में क्यों नहीं दोषी होता है? तो जहाँ जहाँ ये लोग चुनाव हारते हैं वहाँ संवैधानिक संस्था पे आरोप लगाते हैं। ये तो सर्वोच्च न्यायालय के बातों को भी अनदेखा करते हैं। बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से उन लोगों का, विरोधियों का कहना है, जो विपक्षी उनका कहना है कि आप लोग जो है, यानी कि चुनाव आयोग आप लोग के इशारा पे चल रहा है, बीजेपी के इशारा पे चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एसआईआर क्यों नहीं किया गया? लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण का कार्य क्यों नहीं किया गया, जो अब किया जा रहा है बिहार चुनाव को लेकर? एक चीज़ को समझिए, हम आपको लगता है कि चुनाव आयोग सिर्फ अभी एसआईआर कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का काम निरंतर चलता रहता है। हर साल 25 तारीख को वोटर अभियान चलता है। और ये लंटेन युग नहीं है, ये एलईडी का युग है। अभी तो पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ कि जिनका नाम छूट गया है वो फॉर्म 7 भर सकते हैं कि अगर बिलों के गलती से हुआ, फॉर्म 8 भर सकते हैं
कि उनके उनके द्वारा कुछ जानकारी छूट गई। तो 7 और 8 का प्रयोग, फॉर्म 7 और 8 किस लिए है? इसलिए ना कि किसी का नाम छूट जाए। 65 लाख 70 लाख लोगों का नाम कटा, तो उसका क्या 1%, 6,500 भी लोग क्या आए सामने कि मेरा नाम कट गया? तो ये किसके तरफदारी कर रही है? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उनका जो वो उनको वोटर बनाने की ये लोग कवायद कर रहे हैं। तो वो तो नहीं होगा। इस देश में जिस तरह 2 निशान नहीं चला, उसी तरह 2 वोटर नहीं चलेगा। और आपके पास आपके दल के BLA 1 क्या कर रहे हैं, BLA 2 क्या कर रहे हैं? अगर किसी का नाम छूट जाता है तो नाम जुड़वाने की भी तो जवाबदेही है, और कोई तो सामने आया नहीं। आप बताइए कि आपके नज़र में 6,000 भी लोग आए हैं क्या कि मेरा नाम कट गया? हाँ, जो अपात्र वोटर होंगे जी, जो मान लीजिए कि बिहार के वोटर हैं, वो अगर दिल्ली रहते हैं, वो हरियाणा रहते हैं, तो उनका नाम स्वाभाविक है कटेगा। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके नाम कटेंगे। अच्छा, ये आपने कहा कि जो लोग बाहर रहते, दिल्ली रहते, हरियाणा रहते, अब ये बताइए कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था है नहीं, लोग पलायन करके बाहर जाते कमाने के लिए। यहाँ पे आप ट्रेन दे रहे हैं, यहाँ से जाइए, भर के जाइए, बाहर में जाइए, काम कीजिए। यहाँ की वही अगर व्यवस्था, यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो जाती, यहाँ पे नौकरी की व्यवस्था हो जाती, लोग बाहर क्यों जाते? आपने जो बात कहा कि मतलब जो बाहर में है उनका नाम कटेगा, मैं बता रहा हूँ, इसको समझने की चीज़ है। 2005 में बिहार का पलायन रेट समझ लीजिए 1 करोड़ लोग थे, लगभग 20 से 25% लोग पलायन करते थे। आज बिहार में 20 से 22 लाख लोग बाहर काम करते हैं, इसलिए कि वे अच्छे नौकरी प्राप्त कर सके। मैक्सिमम IAS IPS बिहार के होते हैं, वो अपने गृह जिला और गृह राज्य नहीं मिल दूसरे राज्यों में रहते हैं। कई सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, रोजगार, उद्योग, व्यापार बाहर अगर आज लोग हैं तो बाहर कर रहे हैं। आज बिहार में उस कारण नहीं है कि शाम के बाद कोई निकल नहीं सकता, किसी को यह डर नहीं है कि हमारे गले से चैन छिना जाएगा, किसी को यह डर नहीं है कि हमारे हाथों से बाइक छिना जाएगा, किसी को यह डर नहीं है कि हमारे स्टीयरिंग छीनकर किसी CM हाउस में लग जाएगा। आज वो समय नहीं है कि CM हाउस से अपराध गढ़े जाते थे और अपराधी को बचाए जाते थे। आज वो दौर है जो बिहार में इथेनॉल फैक्ट्री भी है, हर घर बिजली भी पहुंच गया, हर घर शौचालय भी पहुंच गया, हर घर जल नल भी पहुंच गया। तो आज NDA का दौर नीतीश कुमार जी के, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी का दौर है। और इसमें अगर लोग बाहर स्वेच्छा से जाते हैं तो जाएं, लेकिन आज बिहार में यही मोतीपुर में देखिए इथेनॉल फैक्ट्री लग गया, आज बेला में देखिए कि जूता बन रहा है। आप कल्पना कर सकते थे क्या? आज बेला फैक्ट्री में चल जाइए, बियाडा में दर्जनों फैक्ट्रियां लगी है, सैकड़ों लोग, हजारों लोग काम कर रहे हैं। काम की बात कर रहे हैं प्रभात जी, मोतीपुर का चीनी मिल वो बंद हो गया, रीगा की बात करेंगे चीनी मिल, उसके लेकर भी यहाँ के जनता आवाज उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब आप लोग के भी शासन में बहुत सारे चीज बंद हुए हैं जिसको आप लोग अभी तक खुलवा नहीं पाए। आखिर क्या वजह है? आप कह रहे हैं कि मतलब कि दिन दहाड़े वहाँ और लालू राज में छिनताई होता था, क्या अभी छिनताई नहीं होता है? क्या अभी किसी का चैन नहीं छीना जाता है? अभी किसी का बाइक नहीं छीना जाता है? क्या अभी दिन दहाड़े हथियार के बल नहीं लूटा जाता है? आपने ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, अपराध होना और अपराध पे कार्रवाई होना दोनों एक चीज नहीं हो सकता था। पहले अपराध होते थे तो उसका खुलासा नहीं होता था और CM हाउस में मांडवाली होती थी। आज अपराध होते हैं, खेमका हत्याकांड हुआ, खुद नीतीश कुमार जी ने रात भर मॉनिटरिंग किया और आज देखिए कि तीसरा नहीं चौथा अपराधी पकड़ा गया। अभी पारस हॉस्पिटल का कांड हुआ, लोग अपराध यहाँ किए, भागे पश्चिम बंगाल। उनको सबसे सेफ अभी ममता बानो का पश्चिम बंगाल लगता है, और उस 5वां नहीं 6ठा 7वां भी पकड़ा गया, उनको खदेड़ के पकड़ने का काम किया गया। यही मुजफ्फरपुर का कांड था, अपराधी के घर पे बुलडोजर चला। और आप कहते हैं कि देखिए, और रही बात, इसके पहले आपका सवाल था कि बहुत सारी चीज़ बंद हो गई, लेकिन कैंसर अस्पताल भी तो मुजफ्फरपुर में आ गया, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन भी तो आपको मुजफ्फरपुर जंक्शन बन रहा है, फिर यहाँ पीकू वार्ड भी तो आ गया 100 बेड का। यहाँ अनगिनत चीज़ें आ रही हैं, और जिसकी अब मेट्रो सिटी होने जा रहा है आने में। अभी तो स्मार्ट सिटी हुआ, अभी तो पटना में मेट्रो होगा, आने वाला समय में यहाँ मेट्रो भी आएगा और हवाई यात्रा भी शुरू होगी। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसी कारण जो है यहाँ से जो एम्स है वो दरभंगा चला गया, और यहाँ से मतलब उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कहा जाता है मुजफ्फरपुर, लेकिन मुजफ्फरपुर से पहले दरभंगा को यानी कि एयरपोर्ट मिल गया, यानी कि मिथिलांचल यानी कि उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, और मुजफ्फरपुर से कहीं ना कहीं मतलब कि सौतेला व्यवहार किया गया। देखिए, बिहार में ही दरभंगा भी है, बिहार में ही मुजफ्फरपुर भी है। कैंसर अस्पताल एम्स तो पटना में भी है, एम्स तो अन्य राज्यों में भी है,
लेकिन जो विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल जो बना, होमी भाभा एटॉमिक जो कैंसर अस्पताल बना, पहले लोगों को कहाँ जाना पड़ता था? लखनऊ पीजीआई जाना पड़ता था, महाराष्ट्र जाना पड़ता था। अब तो बिहार और बिहार के अगल बगल के राज्य के लोगों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। 100 वार्ड का जो पीकू वार्ड बना, उसमें सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, आज सबके लोग को, बच्चे को उसमें राहत मिलेगी। और दरभंगा और मुजफ्फरपुर की दूरी 55 किलोमीटर है। दरभंगा और पटना की दूरी 75 किलोमीटर है। 1 से 1.5 घंटा में हम लोग दरभंगा और 1.5 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं। और उससे भी बड़ा चीज़ मुजफ्फरपुर को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दरभंगा हमसे अलग है, और अगर किसी कारण वहाँ चला गया तो उससे बेहतर चीज़ यहाँ मिलेगा। मुजफ्फरपुर को तो स्मार्ट सिटी मिला, ये तो आप नहीं कह रहे हैं। दरभंगा को तो स्मार्ट सिटी नहीं मिला। विश्व स्तरीय मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन मिला। आप सोचिए कि एयरपोर्ट की तर्ज पर अराइवल और डिपार्चर, जिनको आना है उनके लिए अलग व्यवस्था होगी, और जिनको रेल से जाना है कहीं उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। पूरी तरह से वातानुकूलित स्टेशन होगा। इसकी कल्पना कीजिए ना। अभी तो स्मार्ट सिटी की खास करके बात करेंगे। आप भी नगर निगम क्षेत्र से आते हैं प्रभात जी, स्मार्ट सिटी क्या आपको वास्तव में लग रहा है कि स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है 90% से अधिक काम पूरा हो गया? क्या वास्तव में मुजफ्फरपुर स्मार्ट बन पाया है, सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल छोड़ के? देखिए, काम 90% से अधिक जरूर हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी मॉनिटरिंग सही नहीं हो पा रही है। इसके लिए आयुक्त महोदय को, मेयर साहब को और सांसद जी को और विधायक जी को इसकी विशेष मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जब तक हम आप नहीं जागेंगे, ठेकेदार का काम है वो अपना किसी प्रकार ठेकेदारी पैसा कमा के, अपना टेंडर पास करा के, पैसा पास करा के वो चला जाएगा। लेकिन जिस हिसाब का काम होना चाहिए उस हिसाब का काम नहीं हुआ है, ये भी मैं मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ। और मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूँ कि पूरा होने के पहले सब चीज़ सुधार कर लिया जाएगा, और स्मार्ट सिटी का कोई भी काम नहीं रुकेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी ने मुजफ्फरपुर को चुना है 100 शहरों में कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी हो, तो नरेंद्र मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनेगा। लेकिन यहाँ के लोगों से मैं भी अपील करूँगा कि स्मार्ट सिटी बनाने में वो अपना भी योगदान दे, उसकी मॉनिटरिंग भी करे। काम हो रहा है तो उसकी जांच भी अपने स्तर से करें। हर हाथ में सीसीटीवी कैमरा है, हर हाथ में मोबाइल है, आप उसको रिकॉर्ड कीजिए कि कैसे काम हो रहा है। संबंधित अधिकारी को भेजिए कि गलत काम हो रहा है। मीडिया को दीजिए, चौथा स्तंभ को, समाज के आईना को, मीडिया को। और मीडिया इस हद में बहुत हद तक काम भी कर रहा है। आप ही लोगों ने चलाया था कि कंपनी बाग का 2 बार 3 बार रोड धंस गया, उसके बाद सही हो गया। तो निश्चित तौर पर कुछ काम होता है, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां, तो उसको दूर कर लिया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए कि फरहात मालाकार जी, इनको आप सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पर यह भी माना है कि स्मार्ट सिटी में कहीं ना कहीं जो काम हो रही है उसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ पे बात करेंगे तो भाजपा के ही महापौर निर्मला साहू है, भाजपा जुड़े हुए हैं, और भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी है प्रभात जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है, कई सारे मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत हुई है, चाहे वह बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर हो या राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। अपनी बातों को प्रमुखता से उन्होंने रखा है और कई सारी बातें उन्होंने कहा है। तो बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।